हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कंबोज। और आज हम अपना जी का पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि पोल साइंस का जी है, हम उसका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट 1 है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज इट्स हिस्टोरिक व्यू, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन डिबेट। तो आज हम ये वाला टॉपिक बेसिकली कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक। जो हमारा उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा सिलेबस होगा वो एक सिस्टमेटिक वे में कवर करवाया जाएगा। पांचों यूनिट्स 5 वीडियोस में मिल जाएंगे। और जो PYQ का है उसका वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, और ये एक प्लेलिस्ट बनेगी, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आपको सब कुछ इस पेपर का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, 15-20 मिनट का ये यूनिट होगा एक। ठीक है, उसमें कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और नोट्स के लिए आपको नीचे एक ड्राइव लिंक मिलेगा, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो सी, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, refers to the process by which the world become more interconnected and interdependent across various dimensions such as economic, cultural, social, and political. It encompasses the movement of goods, service, capital, information, idea, and people across national borders, creating an increasingly integrated world. Technological advances, particularly in transportation and communication, have greatly accelerated globalization, enabling faster and broader exchange across the globe. तो देखिए, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो दुनिया है वो पहले से भी ज्यादा एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड हो जाए और डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन लोगों के जो आइडियाज हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पॉलिटिक्स है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो, तुम्हारे यहाँ पे हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं या जिस भी सिटी में रह रहे हो, आप देखोगे यहाँ पे कल्चर, वेस्टर्न ड्रेसअप कल्चर आ रहा है। आजकल हम जीन्स टॉप पहन रहे हैं, आजकल हम फॉर्मल्स पहन रहे हैं। तो ये सारा वेस्टर्न कल्चर है ना, ये इंडियन कल्चर तो नहीं है। इंडियन कल्चर क्या है? साड़ी, सूट सलवार, ये इंडियन कल्चर है ना। लेकिन आज हम वो नहीं पहन रहे हैं, आज हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ कल्चर है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, पहले सोवियत यूनियन था और नाटो, सोवियत यूनियन था और अमेरिका था, है ना। तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या लाइक नाटो वर्सेस वॉरसो, ठीक है। तो नाटो जो था वो सपोर्टर था कैपिटलिज्म का, नाटो सपोर्टर था डेमोक्रेसी का। वेयर एज जो वॉरसो था, मतलब जो सोवियत यूनियन था, वो सपोर्टर किसका था? वो बोलते थे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे वो चलते थे, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स है। आज हमने अडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी को, हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन हमने डेमोक्रेसी को भी अडॉप्ट किया है, जो कि नाटो ग्रुप का जो था वो आइडियोलॉजी था। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन 21st सेंचुरी में ही आई है, नहीं। अब जो ये की डायमेंशंस मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन की बताई है ना, ये इसमें सब आ गया। लेकिन अब इसके रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो अभी आई है, 21st सेंचुरी में आई है, 20th सेंचुरी में, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। तुमने सिल्क रूट सुना होगा, स्पाइस रूट सुना होगा। इस टाइम से जो है ग्लोबलाइजेशन चली आ रही है, और ये बहुत ही एंशियंट रूट्स हैं। सिल्क रूट वो है जो चाइना को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करवाता है। स्पाइस रूट्स वो है जहां से स्पाइसेस जो है वो सेंड किए जाते थे टू सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है। और ट्रांस सहारन ट्रेड रूट्स जो फैसिलिटेट करते थे ट्रांसफर ऑफ गुड्स, आइडियाज थ्रू सहारा डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद पुराने जमानों में एम्पायर होते थे, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ये बहुत बड़े थे। और ये नहीं था कि ये विद इन अ कंट्री थे, नहीं, ये अक्रॉस डिफरेंट नेशंस थे ना। तो उस टाइम पे भी था तो ना ग्लोबलाइजेशन, एक कंट्री तक कोई सीमित तो नहीं था, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड था। तो एशियन टाइम्स पे भी हमारा ग्लोबलाइजेशन था। उसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते हैं, वो इधर कॉलोनियलिज्म करते हैं, वो 15th 16th सेंचुरी की बात है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन आए, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ पे वो रूल कर रहे हैं। वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतने सारी कंट्रीज पे रूल कर रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढ रहा है।
वहां पे वो रूल कर रहे हैं, वहां पे स्लेव ट्रेड चल रहा है। तो ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में भी बहुत कुछ हुआ, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म हुआ, स्लेव ट्रेड चला, वही जिसकी मैं बात करी थी, दो कोलंबियन एक्सचेंज हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सारा प्रोसेस था ये 20th या ये रिसेंट प्रोसेस है, नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि पहले ये सारे प्रोसेस होते थे लेकिन उनका स्पीड कम था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना आ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है, जिसके कारण से ग्लोबलाइजेशन की पेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमें लगता है कि ये रिसेंट फिनोमिना, बट ऐसा नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वही हम बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन हुआ था, बड़े सिटीज में लोगों ने जाना स्टार्ट किया था इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल कैपिटलिज्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारा इसी टाइम के दौरान हुआ था। ठीक है, उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी एंड टू वर्ल्ड वॉर्स। तो ये वेव ऑफ, जो फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी वो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ही आई थी। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद हमें बहुत सारी चीजों का पता लगा था वर्ल्ड के अक्रॉस। ठीक है, तो ये उन्होंने बात की हुई है, न्यूलिबरल ग्लोबलाइजेशन, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि रिसेंट फिनोमिना नहीं है, ये ओल्ड ही है, तो ये हिस्टोरिक हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन की डायमेंशंस क्या है, ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, एमएनसीज है, इंडिया में भी वेरियस एमएनसीज हैं, तो हम उनके एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ग्लोबल मार्केट से। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स हो रहा है। अब इंडिया में हम सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं ना, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को मैकडोनलाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ऐसे ही सभी लोग आंसर फ्रेम करेंगे तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे ना। सो ये वाली जो टर्म्स हैं ये मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो मैंने टर्म्स बोली है ध्यान में रखो। उसके बाद आता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन वही हमने बात किया था कि आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है पॉलिटिकली भी। वो आइडियाज का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड लिखना हो तो क्या करेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस बना था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशंस बना था। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकली ध्यान रख रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो, जो ह्यूमन राइट्स है वो किसी लोगों को ऐसा ना हो कि वो आज भी स्लेव ट्रेड से सफर कर रहे हैं, स्लेवरी से सफर कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं कि सभी को उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं वो मिले। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, तो ऐसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं टू सपोर्ट दिस वर्ल्ड पॉलिटिकल। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो वाइड स्प्रेड है, जिसने दुनिया को और भी ज्यादा इंटरलिंक्ड कर दिया है, ये वो है। और इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं हम आज उन पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है, वेना ट्रीटी हो रही है, तो मतलब ये सब बहुत सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। हाँ, सो होपफुल इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसका कंक्लूजन आ गया, इस ग्लोबलाइजेशन न्यू, नॉट एंटायरली न्यू, ये बहुत पुराना प्रोसेस है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वही है। ठीक है, उसके बाद अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन। अब वही बात आ गई, अप्रोच। अगर इकोनॉमिक अप्रोच की बात करें तो इसमें आता है सिर्फ मार्केट वगैरह के बारे में। ठीक है, नियो लिबरलिज्म एंड मार्केट इंटीग्रेशन। नियो लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म मतलब वो होता है जो हु आर इन फेवर ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कहते हैं हाँ हाँ ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इससे बहुत तरक्की हो रही है हमारी, इससे क्या आ रहा है, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये फ्री मार्केट को जो है ये और बढ़ावा देते हैं, डीरेगुलेशन होना चाहिए भाई, सब कुछ ओपन होना चाहिए सबके लिए, ये इनका आइडिया होता है न्यू लिबरलिज्म एंड मार्केट इंटीग्रेशन का। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी जो होगी, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सब इनके फेवर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो बेसिक हो गया कि न्यू लिबरलिज्म क्या होता है और मार्केट इंटीग्रेशन क्या है। न्यू लिबरलिज्म वो होते हैं जो इन सारी चीजों के फेवर में होते हैं, और मार्केट इंटीग्रेशन मतलब होता है वर्ल्ड वाइड मार्केट का ज्वाइन होना। उसके बाद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दी थी, और इसमें वो बोल रहे हैं कि जो हमारी दुनिया है वो इकोनॉमिकली 3 हिस्सों में बांटी गई है, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। कोर कंट्रीज वो होती है जो पूरी एंटायरली जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड है और वो डेवलप्ड नेशन है। सेमी पेरिफेरी वो होते हैं जो कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है और वो इकोनॉमिकली कोर नेशंस पे डिपेंडेंट है। और पेरिफेरी वो होते हैं जो बिल्कुल लेस डेवलप्ड है, उनमें
कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं टू दी कोर कंट्रीज और सेमी पेरिफेरी कंट्री। उसके बाद इकोनॉमिक अप्रोच में अगली अप्रोच आती है ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक नेटवर्क्स। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसको देखा गया है प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो एक राजा है, राजा का मतलब ये है कैपिटलिस्ट है, जो मेन बिजनेस ओनर है, उसका डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हुआ जा रहा है ना। ये कैपिटलिस्ट अप्रोच है, इसमें जो आगे उनके उनके अंडर काम करे उनका इतना प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि वो बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल अप्रोचेस टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो वही हमने पहले भी बात किया कि यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एम करती है कि ये फोस्टर करे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, एड्रेस करे ग्लोबल चैलेंजेस को, जो कि नेशनल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करे। ठीक है। सॉवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इसमें राइज होता है, बोलते हैं कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बन जाएंगे तो मे भी उससे एक नेशन की जो है सॉवरेनिटी को हार्म हो। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल पावर। तो ऐसा देखा गया है, वन ऑफ द डिबेटेड पॉलिटिकल अप्रोचेस टू ग्लोबलाइजेशन इज द टेंशन बिटवीन नेशनल सॉवरेनिटी एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल मार्केट पावर्स। एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल markets gain power, national states may feel that their sovereignty is eroding, but ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर एक चीज हो रही है तो अगर हम बात करेंगे इस आर्ग्यूमेंट की, किससे क्या हो रहा है कि सोवरेनिटी हार्म हो रही है, तो हाँ कुछ हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर पहले जो गवर्नमेंट सुप्रीम होती थी, अब ऐसे कह सकते हैं कि वो यूनाइटेड नेशन के लायबल है, तो उसकी ऑटोनॉमी डिक्रीज हो चुकी है। उसके बाद आते हैं कॉस्मोपॉलिटन एंड ग्लोबल जस्टिस। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हम अपने आप को देखें एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि अब हम अपने आप को ऐसे कंसीडर करें कि वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन, हम अपने आप को कंसीडर करें वी आर सिटीजन ऑफ दिस ग्लोब। मतलब हमारी सिटीजन जो है वो एक नेशन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिस वर्ल्ड, एक वर्ल्ड की होनी चाहिए, कि वी आर ग्लोबल सिटीजन। ठीक है। तो ये इसकी बात की गई है। उसके बाद कल्चरल अप्रोचेस में कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अमेरिकनाइजेशन एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म की बात की गई है कि हॉलीवुड, फास्ट फूड चेन, मैकडोनल्ड्स, ये डोमिनोज, ये सारा जो है इरोड कर रहा है लोकल कल्चर को, तो इसको अमेरिकनाइजेशन एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं। ग्लोबल कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। मल्टीकल्चरलिज्म हमें क्रिएट करना चाहिए, लेकिन अमेरिका के इन्फ्लुएंस में वो कम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद सोशल अप्रोचेस टू ग्लोबलाइजेशन। अब जो वर्ल्ड है हमारा उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ वो नेशंस कंसीडर किए जाते हैं जो कि बहुत वेल्दी हैं और इंडस्ट्रियलाइज हैं, वेयर एज ग्लोबल साउथ पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है। माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, अब जो हमारे डेवलपिंग नेशंस है, या फिर कह लो सेमी पेरिफेरी नेशंस है, या फिर पेरिफेरी नेशंस है, वो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इन नेशंस में जा रहे हैं फॉर सेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो जो इंडियंस वहां जा रहे हैं उसको बोलेंगे कि इंडिया डायस्पोरा जो है वो कनाडा में मैक्सिमम है या अमेरिका में मैक्सिमम है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब है द पर्सन हु शिफ्टेड या हु माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो कंक्लूजन क्या है, द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, जिसमें बहुत सारे डायमेंशन आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, और मे भी कोई एक ओवरलैप भी कर सकते हैं ओवर अदर। अब ग्लोबलाइजेशन से ये एक वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, जिसके 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 अंदर क्या है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत इजी हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिबेट है, दो व्यूज आते हैं, ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड स्केप्टिक पर्सपेक्टिव। ग्लोबलिस्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में है, वो बोल रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रोस्पेरिटी हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन और पीस की तरफ दुनिया जा रही है। लेकिन जो स्केप्टिक पर्सपेक्टिव है वो बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ट्रूली ग्लोबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ देश जो है उनको फायदा हो रहा है, वो अपना
वर्चस्व, हेजिमनी दूसरे देशों के ऊपर डाल रहे हैं। इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, कल्चर इरोजन हो रहा है, होमोजेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है वो अंडर डेवलप्ड नेशन जो है उनको इरोड कर रहे हैं, उनको पैसे का लालच देके वहां के सारे मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वन एट लोअर प्राइसेस। इससे सॉवरेनिटी, लोकल कंट्रोल जो है वो लूज हो रहा है। सो दिस इज डिबेट, द ग्लोबलाइजेशन डिबेट। तो इसको एंड पे ये लिखा होगा। सो होपफुली आपको ये यूनिट समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप नोट्स रीड करोगे तो आपको और बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो अगर मैं लाइन टू लाइन भी पढ़ूंगी तो आपको नींद आ जाएगी ना। सो दिस इज बेटर कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो आपको समझ आ जाए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।